हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि इस बल तथा गति वाले नियम पर आधारित होगी, इस चैप्टर पर आधारित होगी। इस चैप्टर में जितने भी हम लोगों ने फार्मूले पढ़े थे, जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है टॉपिक्स का वो क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो आपका सेकेंड लॉ पर लेने वाला हूँ, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम पर लेने वाला हूँ। ठीक ना, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन सनबिग पर लूँगा, उसके बाद आपके एक्सरसाइज से कुछ मैंने प्रश्न लिए हुए हैं, वहाँ से मैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल सा प्रश्न देता हूँ कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है। इस पर बल लगाने से इसमें 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक ना, और इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या चीज़ हमारे पास दी हुई है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम यही करते हैं कि जो चीज़ दी हुई रहती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या ज़रूरत होती है उस चीज़ को ध्यान देते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक ना, और इससे बढ़िया जो चीज़ है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और क्या चीज़ें कैसे दिया हुआ है। ठीक ना, इन सब चीज़ों की मैं बात में अगली क्वेश्चन में करूँगा। जो दिया हुआ है मैंने उन क्वेश्चन को लिख लिया है ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। ठीक ना, तो यहाँ पर वस्तु का जो द्रव्यमान है, और आपको पता है कि सॉल्यूशन में अगर बात करें, जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं, और द्रव्यमान दिया हुआ है 10 किलोग्राम, और इस वस्तु पर जो बल लगाया जाता है उसमें 25 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। तो A = 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना त्वरण उत्पन्न होता है। आपको इस पर लगने वाले बल F की गणना करनी है कि बल F का मान कितना होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बल F आता है, बल F बराबर फार्मूला कितना आता है, ma आता है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण आता है। और द्रव्यमान की जो वैल्यू दी हुई है 10 किलोग्राम, और जो त्वरण की वैल्यू है वो 25, और आप इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250। और त्वरण का बल का जो मैंने मात्रक आपको बताया हुआ है वो क्या है, न्यूटन है। न्यूटन जो होता है SI पद्धति में बल का मात्रक होता है, और CGS पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो डाइन होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि 1 न्यूटन बराबर में कितना होता है, 10 की घात में 5 डाइन होता है। ठीक है, तो वो उनमें संबंध आता है। तो हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलने वाला है वो कितना मिला, 250 न्यूटन मिला, 250 न्यूटन मिला। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लूँगा सनवेग पर, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, किसी भी मतलब कि अगर कोई आपसे बल पूछता है, द्रव्यमान और त्वरण दिया हुआ है, तो आप सीधे इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, आपको लगने वाले बल का मान पता चल जाएगा। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, तो वो हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि रेडी हो जाए। ठीक ना, चलिए मैं पहले इरेज करता हूँ इसको। चलिए, द्रव्यमान को मैं उतना ही रहने देता हूँ। एक वस्तु का द्रव्यमान, ठीक ना, 10 किलोग्राम है, तथा इसका वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है, 25 मीटर प्रति सेकंड है। इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम लोग वही काम करने वाले हैं इसके सॉल्यूशन में कि संवेग ज्ञात करेंगे कैसे। संवेग ज्ञात करने के लिए आपको संवेग का फार्मूला चाहिए, संवेग का कॉन्सेप्ट चाहिए, क्या होता है संवेग। ठीक ना, तो मैं ये सब चीज़ें पहले से डिस्कस की हुई है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं।
और जो वस्तु का द्रव्यमान होता है, फिर से मैं उसको लिखता हूँ, तो वो दिया हुआ है 10 किलोग्राम, और जो इसका वेग दिया है, वेग को हम लोग फाइनली v से दिखाएंगे, और जो v का वैल्यू दिया है वो 25 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, ठीक ना। और आपसे पूछ रहा है संवेग, तो आपको पता है कि हम लोग संवेग को p से दिखाते हैं, और संवेग कहते किसे हैं, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। तो अगर मैं बात करूँगा कि हाँ वस्तु का संवेग किसके बराबर होगा, वस्तु का संवेग, ठीक ना, तो ये किसके बराबर होगा, इसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होगा। तो जो संवेग होता है उसको हम लोग p से दिखाते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, और यहाँ पर m गुणा में v। तो m का वैल्यू 10 किलोग्राम है और v का जो वैल्यू है वो 25 मीटर प्रति सेकेंड है, और इसको हम लोग गुणा करा लेते हैं तो आ जाता है 250। अब ध्यान समझिएगा, 250 तो पहले वाला भी आंसर आया था, लेकिन वो बल था, यहाँ पर ये संवेग है, और संवेग के लिए इस द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पर किलोग्राम आता है, तो मैं किलोग्राम लिखूंगा, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड आता है। तो फाइनली जो संवेग का मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड बन जाता है, ये हमारा संवेग बराबर में आ जाता है। तो संवेग की बात करेगा और या फिर बल की बात करेगा, तो ये बहुत नॉर्मल से प्रश्न थे, कुछ कठिन प्रश्न नहीं थे, ठीक ना। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही। अब हम लोग कुछ जो आपके बुक से जो अच्छे से प्रॉब्लम्स हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट होता है, वहाँ पर मैं आपको लेके चलने का प्रयत्न करता हूँ। और मेरे पास कुल 4 क्वेश्चन है, ठीक ना। मैंने इसको कॉपी पे नोट कर लिया ताकि मैं आपको लिख करके अच्छे से समझा सकूँ, ठीक ना। तो मैं इसको इरेज करता हूँ अभी के लिए। क्वेश्चंस अब आपकी बुक से है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने वाले बल की गणना कीजिए यदि कार का यात्रियों सहित द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। 1000 किलोग्राम है। तो इतना सा क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, अगर समझेंगे तब। तो एक कार की 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने वाले बल की गणना कीजिए यदि कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। तो क्वेश्चन आसान है मेरे हिसाब से। अगर आप देखिए तो कार की जो जिस गति से चल रही है, इसकी प्रारंभिक गति है, तो प्रारंभिक वेग को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल u से दिखाते हैं। और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है, मतलब कि ये हमारा स्मॉल t बराबर दिया हुआ है। और रुकने में रुक जाती है, तो यहाँ पर अंतिम वेग उसका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर रुक जाएगी, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद ये रुक जाती है, रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है, तो यहाँ पर हमें निष्कर्ष क्या मिलता है कि उसका अंतिम वेग 0 होगा। तो आपसे पूछ रहा है कार पर ब्रेक लगाए जाने वाले बल की गणना कीजिए यदि कार का यात्रियों से द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। तो हमारे पास जो चीज़ दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ पहले। तो मैं लिखता हूँ, ये सॉल्यूशन हो गया आपका। और देखिए प्रारंभिक वेग u बराबर में 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पर आप देखिए कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और बाकी जो सब चीज़ें हैं वो आपका ये सेकंड में है, इधर ये आपका किलोग्राम में है। तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ मीटर प्रति सेकंड में। तो 108 में सीधे मैं 5/18 से गुणा कर देता हूँ, और इसको गुणा करने के बाद 18 छके 108 और 5 छके में 30 मीटर प्रति सेकंड। ये सीधे मैंने इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, जो कि उसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है। इसके बाद आपके पास समय दिया हुआ है t बराबर में 4 सेकंड का समय है, और इसके बाद कार पर ब्रेक लगाया जाता है तो वो रुक जाती है, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपको चाहिए क्या, a बराबर में चाहिए और आपको f बराबर में चाहिए। ये प्रश्न में दोनों की डिमांड है। इन्हीं दोनों त्वरण का वैल्यू आप पता करेंगे तभी जो बल का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। और जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो 1000 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक ना।
1000 किलोग्राम दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको त्वरण ज्ञात करना है, तो u, t, v और a इन चारों में संबंध दिखाने वाला गति का कौन सा समीकरण होता है, जो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था। ठीक है, तो आप इसको सीधे त्वरण के फार्मूले से लगा सकते हैं या फिर आप गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करके भी लगा सकते हैं a की वैल्यू के लिए। ठीक ना, तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, यहीं पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कि गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, और गति का जो प्रथम समीकरण कहता है v बराबर में u प्लस में at, यही कहता है। अगर ये कहता है तो v बराबर में 0 वैल्यू दिया हुआ है, u बराबर में 30 आया है, प्लस में a ज्ञात करना है, t बराबर में कितना दिया हुआ है 4। तो अगर यहाँ पर आप 30 को इधर लेके आइए तो ये कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा 4a, और यहाँ से अगर आप a की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो -30/4 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा a, और आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो 4 सत्ते 28, 2 और 4.5, तो सीधे मेरा 7.5 आ गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, त्वरण की। तो हमें फाइनली त्वरण मिल चुका है a बराबर में -7.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मैंने शायद आपको त्वरण में बताया हुआ है कि जब त्वरण में माइनस आता है, त्वरण की वैल्यू माइनस होती है, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग जो होता है अंतिम वेग से ज़्यादा होता है। इस अवस्था में जो त्वरण होता है उसको हम लोग मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास त्वरण मिल चुका है और हमें किसकी गणना करनी है, बल की गणना करनी है। ठीक ना, तो मैं बल को इधर कैलकुलेट कर देता हूँ, कुछ आसान सा हो गया है अब। तो बल F बराबर में फार्मूला क्या आएगा हमारा, ma आएगा, और जो m की वैल्यू दी हुई है वो आपका 1000 किलोग्राम दिया हुआ है, तो ये 1000 किलोग्राम हो जाएगा। त्वरण की वैल्यू कितना है, माइनस में 7.5 है, इसको गुणा करा देंगे हम लोग तो माइनस में कितना आ जाएगा, 7500 न्यूटन आ जाएगा। ठीक ना, कितना आ जाएगा, 7500 न्यूटन। तो ये 7500 न्यूटन क्या है, ये लगने वाला बल है। ठीक ना, और ये माइनस ये क्या दिखाता है, माइनस दिखाने का मतलब ये है कि यह कार की गति को रोकने के लिए काम में आता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो बल का प्रभाव होता है, अगर वस्तु की दिशा मतलब गति की दिशा इधर है, तो इसको अगर इसके विपरीत दिशा से बल लगाते हैं तो ये वस्तु क्या हो जाती है, रुक जाती है या इसकी गति कम हो जाती है। तो अगर यहाँ पर यह बल पर्याप्त समय तक लगेगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और यह ब्रेक जो होता है 4 सेकंड मतलब जो ब्रेक लगाया जाता है पर्याप्त समय तक लगाया जाता है, तो कार रोकने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो जो ब्रेक हुआ, ब्रेक द्वारा जो लगाया गया बल होगा वो विपरीत दिशा में होगा। ठीक ना, और इसलिए विपरीत दिशा में आने के कारण ये माइनस हुआ है। ठीक ना, तो आप वी होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेटजिक प्रश्न था। ठीक ना, मैंने आपकी बुक से ही लिया था, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँगा अगले वाले, कि अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, तो पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए देखिए, अगला प्रश्न ये दिया हुआ है, 5 न्यूटन का एक बल, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 पर, किसी द्रव्यमान m1 पर, m1 पर नहीं, m1 को 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है, तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है, अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा।
मेरे हिसाब से ये भी प्रश्न बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, अगर आप लोग समझिए तो। ठीक है, अगर दिया है 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा, आपसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाने की बात करूंगा तो मेरे पास ये द्रव्यमान दिया हुआ है, एक द्रव्यमान m1 है, दूसरा द्रव्यमान क्या है, m2 है। ठीक ना, ये दोनों द्रव्यमान दिया हुआ है और बोल रहा है कि 5 न्यूटन का बल दोनों पर लगाया जाता है, 5 न्यूटन का बल। ठीक ना, दोनों द्रव्यमानों पर लगाया जाता है 5 न्यूटन का बल और लगाते हैं तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है और इसमें 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर ये द्रव्यमान m1 और m2 अलग अलग। ठीक ना, अगर मैं अब प्रश्न में ये कह रहा है कि हम क्या करें कि दोनों द्रव्यमानों को मिला दें, मिलाने का मतलब एक द्रव्यमान m1 हो गया, दूसरा m2 हो गया, और इस पर भी अगर हम लोग 5 न्यूटन का ही बल लगाएं, अगर इस पर भी हम लोग 5 न्यूटन का बल लगाएं तो यहाँ पर इसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक ना, यहाँ पर दोनों द्रव्यमानों को जोड़ दिया गया है। ठीक ना, अब जोड़ने के लिए हम लोग ऐसे इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर ये जोड़ा गया है तो कुछ ऐसे करके हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक ना, ये जोड़ दिया गया। अब मतलब ये कह रहा है कि दोनों द्रव्यमानों को जोड़ दिया जाए और इसको फिर से वही बल लगाया जाए तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी कि हमें m1 और m2 की वैल्यू पता हो, तभी हम a की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ से प्राप्त करेंगे। आपको फार्मूला पता होगा F बराबर में ma। ठीक ना, बल बराबर में द्रव्यमान गुणा में त्वरण, और जो बल का मान 5 न्यूटन दिया है, त्वरण यहाँ पर m1 में इसको मान लेता हूँ, इसको a1। तो m1 का वैल्यू ज्ञात करना है, a1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। तो अगर आप m1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/10 किलोग्राम, अर्थात मैं बात करूंगा 0.5 किलोग्राम आ जाता है ये m1 का वैल्यू। ठीक ना, सेम कंडीशन से अगर यहाँ पर इसको ये पहले पिंड का है तो आप हाँ पहले द्रव्यमान का है तो इसको f1 मान सकते हैं। अगर ये दूसरे द्रव्यमान का इसको F2 मान लीजिए और इसको करेंगे तो m2 n2 में a2 होगा। अगर इतना हो जाता है तो फिर से बल वैसे ही लगने वाला है 5 न्यूटन का ही, और जो m2 द्रव्यमान है उसका वैल्यू ज्ञात करना है आपको, और त्वरण का वैल्यू कितना है 20 है। तो अगर आप यहाँ से m2 की वैल्यू पता करते हैं तो 5/20 किलोग्राम होगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.25 किलोग्राम आ गया। ठीक ना, अब देखिए अब हमें दोनों चीज़ें मिल चुके हैं, m1 और m2 दोनों की वैल्यू मिल गई है। अगर हमें m1 और m2 दोनों की वैल्यू मिल गई है तो अब हम यहाँ पर इन दोनों को पुट करते हैं, तो अगर हमारा कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा m1 प्लस में m2 हो जाएगा, जिसको मैंने कैपिटल M। तो m1 की वैल्यू 0.5 आई है और m2 की वैल्यू 0.25 आई है। मैं दोनों वैल्यू लिख लेता हूँ 0.25, अगर जोड़ लेते हैं तो आ जाता है 0.75 किलोग्राम। ठीक ना, m बराबर में, और आपको बल F का मान दिया हुआ है 5 न्यूटन और a का मान पता करना है त्वरण a का। तो फिर से फार्मूला वही लगाएंगे हम लोग, F बराबर में कैपिटल M और इसको त्वरण a लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बल 5 हो गया और द्रव्यमान आपका कितना हो गया है टोटल 0.75 इंटू में a। ठीक है, और a की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 5/0.75। ठीक ना, अब आप इसको डिवाइड करिए कितना आएगा, मैं सीधे 100 से गुणा 100 से भाग कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 500/75 आ जाएगा, और 25 तिया 75, 25 दूना 50, 0। तो सीधे ये आंसर आ चुका है 20/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो 6.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक ना, तो ये आई होप कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा था कि अगर एक द्रव्यमान m1 है, दूसरा द्रव्यमान m2 है, दोनों पर सेम फोर्स लगाया जा रहा है, तो एक में 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है और एक में 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो अब आपसे प्रश्न में ये पूछा है कि दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो उनमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो आपको जरूरत ये पड़ेगी कि आप पहले दोनों का द्रव्यमान पता करें, तब आप उसके त्वरण की गणना कर सकते हैं, क्योंकि बल उतना ही लगाया जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। इसको मैं इरेज कर दूं। एक ट्रक विरामावस्था से किसी
पहाड़ी से नीचे की ओर लुढ़कना प्रारंभ करता है, नीचे की ओर लुढ़कना प्रारंभ करता है, यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, इसका त्वरण ज्ञात करें, यदि इसका द्रव्यमान 7 टन है, तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, करें या फिर कीजिए। ठीक ना, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया सा है। अब देखिए प्रश्न में क्या है, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर लुढ़कना प्रारंभ करता है, यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, इसका त्वरण ज्ञात करें, यदि इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और हमारा माइक नीचे जा चुका है, मैं इसको लगा लूँ। सो फाइनली लग चुका। ठीक ना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ट्रक विरामावस्था से, तो विरामावस्था का मतलब रुका हुआ है, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, u बराबर में 0। नीचे की ओर लुढ़कना प्रारंभ करता है, यह 20 सेकंड में, यानी कि टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, तो ये s बराबर में दे दिया। और इसका त्वरण मतलब कि a की वैल्यू पता करनी है कि a का वैल्यू कितना होगा। यदि इसका द्रव्यमान 7 टन है, यानी कि m का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस पर लगने वाले बल F की गणना कीजिए। मतलब F का वैल्यू क्या करना है, हमें प्राप्त करना है, और त्वरण की भी वैल्यू क्या करनी है, प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो प्रारंभिक वेग u बराबर में 0 दिया है, t बराबर में 20 सेकंड दिया हुआ है, और s बराबर में 400 मीटर दिया है। ठीक ना, और आपसे पूछ रहा है त्वरण a का वैल्यू, और द्रव्यमान m दिया हुआ है 7 टन, तो ये आपसे पूछ रहा है बल की मान बताइए। ठीक ना, तो चलिए अब हम लोग पहले बात करते हैं, बल के लिए हमें त्वरण की जरूरत होती है, और त्वरण यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक ना, तो अब पहले हम भी निकाले थे एक और क्वेश्चन में, वहाँ पर हमें u t v की वैल्यू दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर हमें u t और s की वैल्यू दी हुई है, और a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग गति के समीकरण का यूज करेंगे। गति का जो पहला समीकरण होता है v बराबर में u प्लस ए टी होता है, दूसरा वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर होता है, तीसरा वाला v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2a होता है। ठीक ना, तो अगर हम लोग बात करें कौन सा समीकरण अप्लाई होगा, तो पहले वाले में दूरी नहीं है, ऐसे ही खत्म हो गया, और तीसरे वाले में समय नहीं है, तो ये ऐसे खत्म हो गया। तो फाइनली हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन काम में आएगा, और हम लोग इसको काम में लेकर के त्वरण की वैल्यू पता कर लेते हैं कितनी आएगी। ठीक ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे लिखूँ गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, गति का जो द्वितीय समीकरण होता है s बराबर में यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर, और s बराबर में हमें वैल्यू दिया है 400, u का वैल्यू 0 है, t का वैल्यू 20 सेकेंड है, प्लस में 1/2 गुणा में a का वैल्यू पता करना है, और t बराबर में 20 का स्क्वायर है। ठीक ना, तो यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ, ये 400 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस में 1/2 गुणा में a, और 20 का वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 200 आ जाएगा। तो सीधे इधर कितना आ गया 200, a बराबर में इधर कितना आ गया 400। तो ऐसा करें कि हम लोग उड़ा दें, 2 0 से 2 0 उड़ गया, इधर 4/2 आ गया a बराबर में, तो फाइनली a बराबर में हमारा कितना आ जाता है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम भाई पहला चक्र पार कर लिए, a बराबर में कि हमारा जो त्वरण आया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का आ चुका है। ठीक ना, अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि यदि इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक ना, तो द्रव्यमान m बराबर में कितना है 7 टन,
और 1 टन बराबर में क्वेश्चन में ही दिया था, मैं लिखा नहीं हूँ, 1000 किलोग्राम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 7 गुणा में 1000 से गुणा कर देते हैं तो कुल कितना आ जाएगा, 7000 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक ना। ये द्रव्यमान m की वैल्यू है। और यहाँ पर त्वरण a की वैल्यू 2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। अगर बात करें बल F बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ये आप पहले से हर क्वेश्चन में लगभग प्रयोग करते आ रहे हैं। F बराबर में ma और m की वैल्यू 7000 किलोग्राम और त्वरण की वैल्यू 2, तो सब मिला करके कितना आ जाता है, गुणा कर देते हैं तो 14000 न्यूटन आ जाता है। तो यहाँ पर जो उस ट्रक पर बल लगेगा वो कितने का बल लगेगा, 14000 न्यूटन का बल लगता है उस ट्रक पर, ठीक ना। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा था और हमको उम्मीद है कि आपको ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयत्न करेगा कि कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न मैं लेने वाला हूँ, बहुत छोटा सा है, ठीक ना। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, बस मुझे इतना ही याद है। मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, इसको इरेज कर दूँ। तो अब हमारा प्रश्न है, हम एक लकड़ी के बक्से को लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल ज्ञात कीजिए। प्रश्न तो बहुत सिंपल सा है लेकिन देखने में भाई बारूद है, ठीक ना। अब देखो इसमें प्रश्न में क्या है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे कि हमें बल F का वैल्यू ज्ञात करने के लिए फार्मूला ma लगाते हैं, तो द्रव्यमान पता होता था, त्वरण पता होता था, नहीं पता होता था तो मंगा लेते थे, आ जाता था। लेकिन यहाँ पर तो हमको कुछ दिया ही नहीं है तो लाएंगे कैसे। तो भाई ऐसी बात नहीं है, बस देखन में ये बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं। देखो इधर ये मान लेते हैं कि हमारा बॉक्स है और ये किसी फर्श पर ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक ना। ये मान लेते हैं कि हमारा इधर से पूरा फर्श है, इधर से, ठीक ना। और इस पर हम कितना बल लगा रहे हैं, 200 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। अब देखिए 200 न्यूटन का जब बल लगाएंगे और ये वस्तु चल रही है तो मतलब है कि यह घर्षण बल के साथ समझौता कर लिया है। मतलब क्या है कि अगर गति की दिशा ये है तो जो घर्षण बल की दिशा होगी वो क्या होगी, इसके बिल्कुल उल्टी दिशा होती है, विपरीत दिशा में होती है। और वस्तु को नियत वेग से तभी धकेला जा सकता है जब ये लगाया गया बल इस घर्षण बल के बराबर होगा, तब तो संतुलित बल होगा। तो ये क्या होगा कि जो घर्षण बल होगा 200 न्यूटन की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। घर्षण बल किसके बराबर होगा, 200 न्यूटन के बराबर होगा। 200 न्यूटन के बराबर होगा मतलब घर्षण बल बराबर होगा इस लगाए गए बल के बराबर। तो आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने आपकी बुक से केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने वाले थे, जिनमें कुछ टेक्निक लगाना था। मैंने इजी से 2 क्वेश्चन आपके शुरुआत में ही लिए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया से समझ में आ सके कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और फिर मैं उस पर वीडियो डाल सकता हूँ, ठीक ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।